कहीं सूरज नजर आता नहीं है, हुकूमत शहर में अब धुंध की है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी नाम का शख्स बीजेपी के लिए ऐसा डरावना सच बन चुका है दोस्तों, जिससे बीजेपी किसी भी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। राहुल गांधी का नाम खराब करने की सारी कोशिशें बीजेपी ने पिछले 20 सालों में की, सारी कवायद अब लेकिन बेकार साबित हो चुकी है बीजेपी की। बीजेपी के तरकश के सारे तीर खाली हो गए हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब किस तरह वो राहुल पर वार करे। वहीं राहुल गांधी पहले बीजेपी की नफरत की राजनीति को चुनौती देते थे, कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इसी मोहब्बत से उन्होंने मोदी को संसद में गले भी लगाया था कि मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, बल्कि अपनी मोहब्बत से मैं आपके मन की नफरत को दूर करूंगा। अब राहुल ने बीजेपी की नफरत को चुनौती देने के साथ साथ लोकतंत्र में फैलते जा रहे जहर को भी दूर करने का आह्वान किया है। राहुल ने चुनाव में हो रही धांधलियों को लोकतंत्र में जहर की तरह बताया है। शनिवार को देश के कई अखबारों में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में चोरी पर कुछ तर्कों के साथ सवाल किए थे, जिनके जवाब में बीजेपी ने बेतुकी बयानबाजियां की और चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई में राहुल गांधी पर आरोप जड़ दिए। लेकिन राहुल ने फिर नए सवाल खड़े कर दिए। राहुल का निडरता के साथ अपनी बात पर यूं टिके रहना जाहिर तौर पर मोदी की जीत पर बड़े सवाल खड़ा करता है। बात भले महाराष्ट्र चुनावों पर शुरू हुई है, लेकिन इसमें मोदी ही फंस रहे हैं, क्योंकि यह केवल एक चुनाव के नतीजे पर सवाल नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल हैं। इसीलिए यहां मोदी के लिए अब सत्ता में बने रहने की चुनौती भी पेश हो चुकी है। लगातार 2 बार सत्ता संभालने के बाद मोदी का सपना तो पूरी तरह से विपक्ष मुक्त भारत बनाने का था और उन्हें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थी ताकि वो संविधान बदल सकें। ये कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है दोस्तों, बल्कि बीजेपी नेता अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल, इन तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनावों के दौरान ही ऐसे बयान दिए थे और नरेंद्र मोदी चुप थे। इन बयानों के बाद ही इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने की मुहिम को चुनाव का हिस्सा बनाया और उसके बाद मोदी के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कितना मुश्किल हो गया था, ये पूरे देश ने देखा है, आपने देखा है, हमने देखा है, हम सब ने देखा है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं आते तो बीजेपी कतई तीसरी बार सत्ता में नहीं आती। अभी मोदी भले देश भर में घूम घूम कर सत्ता के 11 सालों का जश्न मनाएं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें डर है कि कहीं एनडीए में बिखराव हुआ तो फिर उनकी सत्ता चली जाएगी। मोदी के डर को राहुल गांधी के नए नए खुलासे और चुभने वाले सवाल और बढ़ा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि मोदी की जीत को कटघरे में खड़ा करके क्या राहुल ने बिहार चुनाव की बाजी पलट दी है, और समझेंगे कि सवालों के जवाब देने की जगह कब तक भागते रहेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि राहुल ने किस तरह इस बार बीजेपी की जीत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यह ट्वीट देखिए कांग्रेस का। इस ट्वीट में बाकायदा ग्राफिक्स के साथ कांग्रेस ने समझाया है कि 5 चरणों में धांधली कर बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता है। राहुल गांधी ने भी अपने लेख में यही बताया था कि बीजेपी की धांधली का पहला कदम चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा करना है, यानी 3 लोगों की समिति में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष को रखा गया, जबकि पहले प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उन्हें पैनल से हटाने का फैसला बीजेपी ने मनमर्जी करने के लिए लिया है। दूसरे कदम में बीजेपी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े। तीसरे कदम में मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ताकि लगे कि जनता ने ही बीजेपी को जीत दिलाई। फिर चौथे कदम में जिन इलाकों में बीजेपी को जिताना था वहां फर्जी वोटिंग कराई गई। और सबसे आखिरी और लोकतंत्र के लिए घातक कदम यह है कि सबूतों को ही छुपा दिया गया, यानी पारदर्शिता जैसे शब्दों का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने जब चुनाव आयोग से सबूत मांगे तो सरकार ने नियम ही बदल दिए कि सीसीटीवी फुटेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो चुनाव आयोग को दबाव में लेकर बीजेपी धांधली कर रही है। इस गंभीर आरोप को राहुल गांधी ने बाकायदा अपने तर्कों और सबूतों के साथ पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें खारिज किया और कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।
चुनाव आयोग को लगा होगा कि इस तरह राहुल गांधी पर वो कानून के शासन का अपमान करने का आरोप लगाएगी तो राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। ये सारे आरोप चुनाव आयोग ने लगाए हैं, मगर राहुल ने तो फिर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव आयोग के जवाब को नाकाफी बताते हुए राहुल गांधी ने फिर से निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मध्यस्थों के जरिए बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर चुनाव आयोग के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दे और इसे साबित करें कि महाराष्ट्र चुनाव में हेराफेरी नहीं की गई। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। जैसा आप जानते हैं कि जिस जवाब को चुनाव आयोग का बताकर पेश किया गया है उस पर न किसी का नाम है और न ही हस्ताक्षर है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जो लेख लिखा वो उनके नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन जो जवाब आया उस बारे में हमें नहीं पता कि वो पत्र चुनाव आयोग ने लिखा है या नहीं, क्योंकि उस पत्र पर ना ऊपर नाम है और ना नीचे हस्ताक्षर है। हमें नहीं पता कि ये पत्र किसने भेजा है। जो संस्था अपने पत्र पर खुद के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, हम उसकी प्रामाणिकता पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं। महाराष्ट्र में 5 साल में सिर्फ 31 लाख नए मतदाता जुड़े, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच के 5 महीनों में 41 लाख नए मतदाता कैसे जुड़ गए। प्रोविजनल वोटर टर्नआउट 58.73% होता है, तो फिर फाइनल टर्नआउट 66% कैसे हो जाता है। शाम 5 बजे के बाद मतदान की वीडियोग्राफी कहां है। चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया में से चीफ जस्टिस को हटाकर गृह मंत्री को लाया गया। आखिर सरकार की नीयत में क्या खोट थी। महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 दोनों चुनावों की मतदाता सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। यानी एक धांधली को छिपाने के लिए दूसरी धांधली की गई है, ऐसा पवन खेड़ा की बात से लग रहा है। क्योंकि राहुल गांधी तो अपनी बात पर कायम है और उन्होंने बाकायदा अपने नाम के साथ लेख लिखा है, यानी वो अपने किए की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऐसी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता। चुनाव में धांधली के सवाल किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष ने उठाए हैं। ऐसे में कायदे से चुनाव आयोग के किसी प्रतिनिधि को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन यहां फिर पर्दे के पीछे खेल होता दिखाई दे रहा है। यह नया खेल भी जाहिर करता है कि मोदी के सामने अपनी सत्ता बचाने का डर बना हुआ है, क्योंकि अगर एक गड़बड़ी से पर्दा उठा तो फिर बाकी गड़बड़ियों के राज खुलने शुरू हो सकते हैं। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर राहुल गांधी पर निशाना साधने की जगह सीधे सीधे उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जाते जो राहुल गांधी ने उठाए हैं। दरअसल मोदी सत्ता में टिके रहने के खेल में अपने ही फैलाए जाल में उलझ चुके हैं। याद कीजिए कि मोदी ने पहले कई बार दावा किया है कि बीजेपी 50 सालों तक शासन करेगी। यह दावा ही अपने आप में अलोकतांत्रिक है कि हर 5 साल में होने वाले चुनावों की बात न करके आप सीधे 50 साल के शासन की बात करें। बीजेपी की प्लानिंग भी यही है कि पंचायत से लेकर केंद्र तक हर जगह सत्ता पर काबिज हुआ जाए, ताकि उसे मनमानी करने की पूरी छूट मिले, कहीं विपक्ष का कोई अंकुश न रहे। इसीलिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उसने पूरी धांधली कराई, जिसके सबूत कैमरे में कैद हुए और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। वहीं पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह अब बीजेपी की तरफ से पार्षद हैं, यानी जिस व्यक्ति ने चुनाव में गड़बड़ी की उसे बीजेपी ने इनाम दिया। लेकिन आरोप वो राहुल गांधी पर लगाती है कि वे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं। मोदी की अलोकतांत्रिक सोच का ही उदाहरण है कि इतने वर्षों में एक बार भी मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। चुनिंदा पत्रकारों को बुलाकर पहले से तय सवालों के जवाब मोदी चुनावों से पहले देते रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि उसमें भी पीएमओ ही तय करता है कि मोदी के जवाब किस तरह से जनता के बीच प्रस्तुत हों। मोदी संसद में कई बार अपनी जवाबदेही से बचते दिखे हैं। जब तक मजबूरी न हो मोदी सदन में उपस्थित नहीं होते, सत्र के दौरान चल रहे विमर्शों में हिस्सा नहीं लेते। देश ने इससे पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा था जो संसद से ही बार बार गायब रहे। अभी देश पर इतना बड़ा संकट आया और मोदी ने देश को संबोधित करने में लंबा वक्त ले लिया और संसद का विशेष सत्र तो बुलाया ही नहीं और न ही सर्वदलीय बैठक में गए। यानी एक के बाद एक अपने अलोकतांत्रिक रवैये का परिचय मोदी देते जा रहे हैं। फिर भी उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर राज करना है, इसीलिए सारी मनमानी चलाई जा रही है।
दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले 22 जनवरी को ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इसमें मोदी ने ही अहम भूमिका निभाई थी। यह भी एक अलोकतांत्रिक आचरण था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के धार्मिक आयोजन का हिस्सा कायदे से नहीं होना चाहिए। मगर मोदी ने अपने लिए अलग कायदे बनाए हैं। तब मोदी को दावा करना था कि राम मंदिर मैंने बनवाया है, तो अधूरे मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, यानी सत्ता के लिए धर्म भी दांव पर लगा दिया। फिर भी अयोध्या में जीत नहीं मिली तो मोदी जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोलने लगे, क्योंकि ओडिशा में सत्ता मिल गई। इसके बाद मोदी ने राम से भी किनारा करना शुरू कर दिया। अभी फिर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस बार पूरा राम दरबार सज गया और इसमें मुख्य भूमिका में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी रहे, नरेंद्र मोदी नहीं। मोदी शासन में लोकतंत्र ही नहीं, धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो गया। अब इस पर कोई सवाल उठाए तो उसे धर्म विरोधी करार दिया जाएगा। फिलहाल मोदी का ध्यान ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने पर था, लेकिन इसमें भी राहुल गांधी ने मोदी की पोल खोल दी और ट्रंप के दावों पर मोदी चूं भी नहीं करते हैं। अगर बिहार चुनाव या उसके बाद दूसरे चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर का फायदा बीजेपी को नहीं मिला तो मोदी इससे भी किनारा कर लेंगे। दरअसल मोदी के प्रचार के तरीके और मुद्दे वक्त के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि मोदी को जीत दिलाना, और भले इसमें लोकतंत्र दांव पर क्यों न लग जाए। अब राहुल गांधी इसी लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं तो मोदी का साथ देने वाले राहुल पर हमलावर हो रहे हैं। मगर क्या ऐसे हमलों से सच दब सकेगा? क्या मोदी की सत्ता बच पाएगी? ये देखना होगा। खैर, शायर अब्दुल मन्नान समदी ने ठीक ही फरमाया है कि हुकूमत को गिराकर हुक्मरानी करने वाले थे, हुकूमत को गिराकर हुक्मरानी करने वाले थे, यहां कुछ लोग सब कुछ जाफरानी करने वाले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।